इल्जाम भी है आपकी पार्टी के ऊपर कि जैसे कि भाजपा कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करती है, उसी तरीके से एमआईएम कट्टर मुस्लिम की राजनीति करती है। इसको कैसे समझाएंगे लोगों को? एमआईएम के कार्यकर्ता के तौर पर एक प्रत्याशी बनकर के मैदान में कूद चुके हैं। अगर एमआईएम पार्टी आला कमान असद इकबाल को टिकट ना दे तो क्या ऐसी परिस्थिति में असद इकबाल बागी कैंडिडेट के तौर पर ठाकुरगंज से आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा मोटिवेट करते हैं और मुझे मार्गदर्शन करते हैं। तो जब मैं अगर इक़्तिदार में आता हूं, अगर ठाकुरगंज के विधानसभा के लोग अगर मुझे यहां अपना एमएलए चुनता है तो मुझे यहां नई नई चीज़ को काम करने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। आज भी हम लोग simanchalindia.com के माध्यम से बहुत सारी रोजगार पे अभी परिस्थिति में असद इकबाल को आला कमान टिकट देती है तो क्या लगता है असद इकबाल अपने क्षेत्र के अंदर जीतने की कितनी प्रतिशत संभावना रखते हैं? इंशाअल्लाह पूरी तरह 100% जीतने की संभावना है। तो आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 सीमांचल बिहार। मैं नाकिर आलम टेढ़ागाछी और आज हम पहुंच चुके हैं ठाकुरगंज विधानसभा अंतर्गत ताराबारी पंचायत में, जिसमें आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं असद इकबाल साहब, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं। आज जो विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहा है और चुनावी चर्चा सामाजिक तौर पर गांव चौराहे पर बढ़ते जा रहा है, तो आज हम बात करेंगे असद इकबाल साहब जो पिछले दिनों कई महीने से कई सालों से एमआईएम के प्रति जो मोहब्बत और जो काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। आज बात करते हैं जनाब असद इकबाल साहब से। सबसे पहले न्यूज़ 24 सीमांचल बिहार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने न्यूज़ 24 चैनल में मुझे मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो असद इकबाल साहब आते हैं, विधानसभा चुनाव नज़दीक है। विधानसभा चुनाव में आप भी एक प्रत्याशी के तौर पर सोशल मीडिया की दुनिया में काफ़ी चर्चित हैं कि ठाकुरगंज विधानसभा से अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो कैसी तैयारी चल रही है इलाके में? यकीनन तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है। मैं ठाकुरगंज विधानसभा के अलग अलग जगहों में, अलग अलग गाँव में, अलग अलग गलियों में जाने का काम कर रहा हूँ। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का पैगाम, जनाब अख्तरुल ईमान साहब बिहार सदर का पैगाम को लोगों तक पहुँचाने का काम करता हूँ और लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस बार एमआईएम को, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब बनाने का कामयाब बनावें और एक बिहार में एक नई सियासत का आगाज़ करें। तो आप देख रहे हैं कि एमआईएम के प्रति यहाँ पे जो खासतौर पे सीमांचल है, तो शुरुआती दिनों में कोई खास नहीं लगा था। आखिर इससे पहले जो 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन सोशल मीडिया पे काफ़ी मतलब चर्चा चल रहा था कि अख्तरुल ईमान कामयाबी की ओर जा रहे हैं, लेकिन आखिर कहाँ चूक हो गई जिसमें आप लोकसभा चुनाव हार गए? चूक नहीं हुई। यकीनन जनाब अख्तरुल ईमान साहब काफ़ी मेहनत किए थे लोकसभा चुनाव में 2019 में। उनसे ज़्यादा कोई कैंडिडेट मेरे ख्याल से पूरे बिहार में कोई मेहनत नहीं किए होंगे कि किसी ऐसा कोई गांव नहीं है जहां जनाब अख्तरुल ईमान साहब नहीं गए थे। लेकिन वहां क्या हुआ था कि पिछले बार 2019 का लोकसभा चुनाव लोग, हमारे यहाँ के लोग यहाँ नहीं वहाँ देख रहे थे सेंट्रल में किसकी सरकार बन रही है, वहाँ प्रधानमंत्री कौन बन रहा है, उस चीज़ को देख करके वोट दिया था। लेकिन लोग जो हुआ नहीं। लेकिन इस बार 2020 में जो ये विधानसभा चुनाव है, इस बार लोग वो गलतियां नहीं करेंगे। इस बार लोग पूरी तरह से एकदम मन बना चुके हैं कि इस बार एमआईएम के साथ है और एमआईएम को पूरे बिहार में एक बहुत बेहतरीन क्या कहता है जनाधार मिलने जा रही है और अच्छा खासा सीट हम लोग लाने में, एमआईएम पार्टी लाने में कामयाब। लोकसभा चुनाव में एक हल्ला चल रहा था यहाँ पर कि एक अख्तरुल ईमान एमआईएम पूरे बिहार से जीत के क्या करेगा, तो यहाँ पर पूरे बिहार में एक कांग्रेस जीती है, उस पर क्या प्रतिक्रिया है आपका? बिल्कुल जो कह रहे थे कि एक सीट जीत कर क्या करेंगे, लेकिन ऊपर वाले देखने, ऊपर वालों ने अपना लीला दिखा दिया कि उनको ही सिर्फ पूरे बिहार में एक ही सीट सिर्फ हम लोगों ने, किशनगंज लोकसभा वालों ने कांग्रेस को दिया है। तो और इसमें क्या, लेकिन एक बात है, कांग्रेस, कुछ बुजुर्ग लोग हैं इलाके में जो कहती है कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, खानदानी हम लोग कांग्रेस है। लेकिन आपको पता होगा कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राहुल गांधी जी खुद अपना सीट अमेठी हार जाती है, लेकिन राहुल गांधी किशनगंज नहीं पहुंचते, लेकिन जावेद को जिता के भेज देते हैं, कांग्रेस को जिताते हैं। लोगों को कैसे समझाएंगे कि एमआईएम क्या है, कांग्रेस क्या है, उसके प्रति लोगों तक क्या पैगाम लेके जाते हैं आप? नहीं, देखिए हमारी एमआईएम पार्टी 2015 में अपने बिहार में लॉन्च हुई है और किशनगंज से, तो यकीनन कोई भी चीज़, नई चीज़ें हैं, उनको लोगों तक पहुंचने में वक्त लगता है। लेकिन देखिए 2020 आते आते लोगों की प्यार, लोगों की मोहब्बत एमआईएम पार्टी के तरफ काफ़ी एमआईएम पार्टी को काफ़ी मिल रहा है। लोगों का रुझान एमआईएम पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा है। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जनाब अख्तरुल ईमान साहब से लोग काफ़ी जुड़ रहे हैं और इस बार देखिए पूरे सीमांचल में एमआईएम पार्टी हर सीटों में कामयाब होने जा रही है। आपके ऊपर कुछ लोगों का इल्जाम भी है आपकी पार्टी के ऊपर कि जैसे कि भाजपा कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करती है, उसी तरीके से एमआईएम कट्टर मुस्लिम की राजनीति करती है।
इसको कैसे समझाएंगे लोगों को? ये वो लोग इस तरह की इल्ज़ाम लगाते हैं जो लोग खुद बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। वो लोग इस तरह की बात करते हैं कि ये हमारी एमआईएम जो है ये कट्टरवादी पार्टी है, ये मुसलमानों की पार्टी है। ऐसा नहीं है। आपने महाराष्ट्र में देखा कि महाराष्ट्र में तो जितने भी सीट्स लड़ा उसमें से दलितों को बहुत सारे दलित कैंडिडेट बहुत सारे रहे। पिछले बार जब पहली बार बिहार में जब 2015 में इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, उनमें से भी हमारे रानीगंज विधानसभा से श्री अमित पासवान जी जो प्रोफेसर है पटना यूनिवर्सिटी पटना कॉलेज के, वो इलेक्शन लड़े थे। ऐसा नहीं है। अभी भी देखिए बहुत सारे हमारे साथ हमारी पार्टियों में एमआईएम पार्टी में मेरे हिंदू भाई अभी पूरे बिहार से जुड़े हुए हैं और बहुत सारे इस बार इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये आप एक बेबाक हैं और एक एजुकेटेड पर्सन हैं, आप चाहते तो किसी और पार्टी को भी चुन सकते थे, लेकिन आखिर क्या खासियत आप एमआईएम के अंदर देखा? एमआईएम एक ऐसी पार्टी है जो हक बोलता है, मजलूमों के इंसाफ के लिए लड़ता है और हक और पसमानदा लोगों के लिए, पिछड़े हुए लोगों की आवाज़ को लोकसभा में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब बड़ी मजबूती और दबंग दोहल के साथ आवाज़ उठाने की कोशिश करता है। इसलिए मैं उनसे मुतासिर हुआ हूँ। हमारे सदर बिहार सदर जनाब अख्तर इमान साहब से काफ़ी उनके कामों से, जो विधानसभा में उन्होंने जो पिछले 3 टर्म से रहा इलाके के पूरे बिहार के लिए लड़ने का काम किया, इसलिए इसने जुड़ा। और बाकी जितनी भी पार्टियाँ रही यहाँ बिहार में इक़्तिदार में हुआ, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, बीजेपी हो, ये सारे लोगों ने बिहार के लोगों के साथ छलवा करने का काम किया। बिहार में कोई अब ठाकुरगंज विधानसभा की ओर, तो ठाकुरगंज में जो पिछले 2 टर्म यानी कि 10 साल से जो है यहाँ पर एनडीए के लोग अपने दावेदारी में हैं। और खास तौर पर मैं बता दूं कि पिछले 2015 में जो चुनाव हुआ था, महागठबंधन के नाम पर यहाँ के लोगों ने जेडीयू को वोट दिया था। अब नीतीश कुमार जी वादा किए थे मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो पार्टी भाजपा में विलय हो चुकी है, पहुँच चुकी है। आपका यहाँ पर मौजूदा जो विधायक है वो इसी पार्टी से है। क्या करेगी यहाँ के लोग, क्या सोच रखते हैं, क्या विचार रखते हैं? आप जो क्षेत्र में अंदर घूमते हैं तो क्या आश्वासन मिल रहा है आपको? यहाँ के लोग, ठाकुर विधानसभा के लोग पूरी तरह से मन बना चुके हैं एमआईएम की तरफ। लोगों को एक ऑप्शन भी चाहिए था। यकीनन 2015 से पहले यहाँ कोई ऑप्शन नहीं था सीमांचल में, क्योंकि 2015 में ठाकुर विधानसभा से एमआईएम नहीं लड़ी थी, तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। महागठबंधन बीजेपी के अगेंस्ट में महागठबंधन था, लेकिन हम लोगों ने बीजेपी के अगेंस्ट में यहाँ जो वर्तमान विधायक है उसको वोट देने का काम किया था। लेकिन आगे चल करके वो बीजेपी में वो ज्वाइन कर लिया, बीजेपी में जाके वो लोग समर्थन कर गया। तो लोग पूरी तरह से इस बार बीजेपी एनडीए गठबंधन को यहाँ नकार रही है। वो मौजूदा जो एमएलए हैं वो इस बार यहाँ के लोग उनको पूरी तरह से नकारेंगे। तो खासतौर पे एक मुस्लिम कैंडिडेट हैं, भले पार्टी किनारे को रख दिया जाए तो नौशाद आलम साहब यहाँ से विधायक रहे हैं। तो इससे पहले जो एनआरसी एनपीआर सीएए का जो मामला हुआ वो कहीं भी एक झलक नजर नहीं आ रहे हैं। खासतौर पे माइनॉरिटी का जो वोट है वो किस तरफ पहुँच रही है इस बार? बिल्कुल पूरी तरह माइनॉरिटी का जितने भी यहाँ तो हम लोग क्योंकि यहाँ के मुस्लिम मेजोरिटी में है, हिंदू भाई माइनॉरिटी में है, इस बार हिंदू भाई भी मन बना चुके हैं कि यहाँ बदलाव चाहते हैं। इन पार्टियों ने, क्योंकि पिछले बार महागठबंधन की लहर और ये सारे लोग मिलकर के एक साथ इलेक्शन लड़ी, लेकिन ये लोग बदल गए, तो इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं है। आज भी देख रहे हैं कि कांग्रेस में क्या चल रहा है आपका, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। ये लोग अभी कुछ दिन पहले आरजेडी के 5 एमएलसी जो जदयू में ज्वाइंट हुए हैं, तो इन लोगों का यहाँ से वहाँ आना जाना लगा रहता है। तो अब लोग चाह रहे हैं कि नहीं, कोई एक नई चेहरा, नई चीज़ का टेस्ट करना चाहते हैं। तो ये नई पार्टी है सीमांचल में एमआईएम। इस बार हिंदू मुस्लिम सब मिलकर के एमआईएम को वोट देने जा रही है और एक नई राजनीति का शुरुआत होने जा रहा है सीमांचल। आपके विधानसभा से जो अभी मौजूदा विधायक है सर, वो मंत्री रह चुके हैं पिछले दिनों, लेकिन आखिर क्या कारण हो गया कि आपके विधायक जी को एक चचरी पुल का उद्घाटन करना पड़ रहा है? उसको ये उद्घाटन कुछ और करना था, लेकिन कर कुछ और रहा है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी अगर हमारे यहाँ के मौजूदा जो सरकार में जो सत्ताधारी विधायक अगर उनको चचरी पुल का उद्घाटन करना पड़े तो ये दुर्भाग्य की बात है। और पूरे विधानसभा में एक तो इससे पहले मंत्री भी रह चुके हैं, कुछ भी विकास नहीं किया। कोई ऐसा यूनिक चीज़, कोई ऐसा अजूबा चीज विधानसभा के अंदर नहीं उन्होंने कायम कर पाया। एक मंत्री भी रह चुके हैं, सत्ताधारी विधायक भी हैं, और आज हमारे ठाकुर विधानसभा के आप सड़कों का हाल देखिए, इतना बुरा और खस्ता हाल है कि आज भी आज़ादी के 70 साल बाद भी दूल्हे को कंधे पे
चढ़कर बारात यानी लड़की वालों के घर पहुंचना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है, बहुत साथी लोगों ने ठाकुरगंज विधानसभा के बारे में लिख भी रहा है कि नदी में पुल ना होने की वजह से नदी के उस पार की बहुत सारी बेटियों की सही वक्त पर शादी नहीं हो पा रही, क्या सच्चाई है ये? जी बिल्कुल, ये आपका ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत दल्ले गांव पंचायत है और गांव का नाम है दल्ले गांव। वहाँ मैं पिछले 1 साल पहले गया था वहाँ, तो वहाँ की माँओं से जब मिला तो उन लोगों ने बताई कि बेटा हमारे यहाँ सड़क नहीं होने की वजह से, पुल नहीं होने की वजह से कोई लड़का हमारे गांव में शादी करने के लिए नहीं आता। हमारी जवान बेटियों की शादी नहीं होती है सिर्फ सड़क की वजह से और पुल नहीं होने की वजह से। और सबसे दर्द बड़ी बात ये बताई उन लोगों ने कि हमारे यहाँ स्कूल नहीं होने की वजह से हमारे हिंदुस्तान का बच्चा, हमारे इंडिया के बच्चे जाके नेपाल के स्कूल में जाके शिक्षा ले रहा है। तो बड़ी दुखद, बहुत ही तकलीफ उस दिन हुआ कि हम आज़ादी के 70 साल बाद भी अगर हमारे भारत के बच्चे अगर नेपाल के स्कूलों में जाके शिक्षा ले रही है तो इससे बड़ी और दुखद क्या हो सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का कहना है कि बिहार के किसी भी कोने से कोई भी नागरिक अपना राजधानी 8 से 10 घंटे में पहुंचेगी, लेकिन मेरे ख्याल है कि रोड ना होने की वजह से लोग तो जिला मुख्यालय इतना टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे सर। बिल्कुल, हमारे जिला मुख्यालय का हाल देखिए, जो LRP चौक से लेकर के किशनगंज जिला मुख्यालय का जो सड़क है वो सिंगल सड़क है और पूरे किशनगंज जिला का वो लाइफलाइन वो सड़क है। आज कितनी रस है, डेली एक्सीडेंट होती है, उसको अब तक तो 4 लाइन बन जाना चाहिए था। आज देखिए डेली आए दिन, और पूरे जिला में एक ही, हमारे पूरे किशनगंज जिला में 20 लाख की आबादी में एक ही अनुमंडल है, जो आपका प्रस्तावित बहादुरगंज अनुमंडल और ठाकुरगंज अनुमंडल प्रस्तावित है, लेकिन ये निकम्मी सरकार इसको लागू नहीं कर रहा है, इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है। अगर ये कर देती तो बहुत सारे लोगों को जिला मुख्यालय जाना नहीं पड़ता, वो ठाकुरगंज में और वो बहादुरगंज में हो जाता। लेकिन आज एक सड़क और सिंगल सड़क से हमको जिला मुख्यालय जाना पड़ता है और आए दिन एक्सीडेंट और घटना होते रहती है। आप एक नौजवान प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं ठाकुरगंज विधानसभा से, किसी 3 खास मुद्दे लेकर, किस खास मुद्दे को लेकर के आप आवाम के बीच पहुंचेंगे कि अगर मैं जीत गया या फिर हमारे पार्टी को आप वोट करेंगे तो इस मुद्दा को लेकर के मैं आप जनता के बीच सफल कराने का काम करूंगा? देखिए, पिछले 10 सालों से मैं सामाजिक खिदमत का काम कर रहा हूं, लोगों के बीच में लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा हूं। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूं, सोशलिस्ट भी हूं, एजुकेशन पे मजबूती से काम कर रहा हूं। एजुकेशन, शिक्षा मेरी रूह में, मेरे जिस्म के कण कण में बसा हुआ है और इस इलाके को आगे बढ़ाना है तो हमें एक शिक्षा को एक हथियार बनाना पड़ेगा और हर घर घर तक शिक्षा का चिराग जलाना पड़ेगा, तभी हमारा इलाका आगे बढ़ेगा। तो एक फर्स्ट प्रायोरिटी जो है मेरा वो एजुकेशन होगा। ये जो सरकारी स्कूल्स जो है हमारे, इस स्कूल्स में जो शिक्षा का आज बुरा और खस्ता हाल है, ये वहाँ जो सरकारी शिक्षक हैं उन शिक्षकों के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करके, उनसे गुजारिश करके, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल, बहुत सारे टैलेंटेड टीचर्स हैं सरकारी स्कूल्स में, ऐसे टीचरों की सहायता लेकर के अपनी संस्था के माध्यम से वहाँ ट्रेनिंग करा करके वहाँ शिक्षा का तरह तरह के प्रोग्राम चला करके शिक्षा के स्तर को बेहतर करूंगा और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वगैरह कायम करके अच्छे कोचिंग, जगह जगह कोचिंग खोल करके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे करके उनको हिंदुस्तान के अच्छे अलग अलग यूनिवर्सिटी में भेजने का काम करूंगा। दूसरा है, यहाँ देखिए आज़ादी से 70 साल के बाद भी आज भी कुछ तो हुआ ही नहीं हमारे यहाँ विकास। क्या कौन चीज़ों पे आप काम करेंगे? सब चीज़ों पे काम करने की जरूरत है। हमारे यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए, हेल्थ सिस्टम को देखिए, वो सबसे खस्ता और बदहाल है। आज एक गरीब अगर कोई बीमार पड़ता है, उनको मुर्गी बेच के, बकरी बेच के, अपने जानवर को बेच करके उसको इलाज करना पड़ता है। इलाके की बहुत दुख भरी कहानी है, खासतौर पर ठाकुरगंज, ये जो दिघल बैंक, पोठिया, इस इलाके के जो काफी गुर्बत की जिंदगी में लोग यहाँ गुजार रहे हैं। लेकिन बहुत गरीबी है, बहुत बेबसी है, बहुत लाचारी है और यहाँ के लोग हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में जाकर के अपना रोजी का मसलों का हल करते हैं। लेकिन ये कोविड-19 की वजह से, ये लॉकडाउन की वजह से सारे लोग घर आके बसे हुए हैं। लोगों का आमदनी का कोई जरिया नहीं। यहाँ के जो मेन आमदनी का जरिया है खेती। यहाँ के लोग मक्का को बड़ी मात्रा में यहाँ मक्का की खेती करते हैं, लेकिन मक्का का भी कीमत सरकार की तरफ से सही नहीं मिलने की वजह से आज किसान परेशान और बेहाल है। लोग बहुत ही त्रस्त है और लोग जीने पे, मतलब खाने पीने पे अकाल पड़ चुका है इलाके में। तो यहाँ मैं सबसे, उसके बाद यहाँ रोजगार का बहुत जरूरी है, यहाँ रोजगार पैदा करना पड़ेगा। जैसे यहाँ हमारे यहाँ मक्का की खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो मक्का प्रोसेसिंग प्लांट लगा करके, ठाकुरगंज विधानसभा के अंदर चायपत्ती की खेती बहुत ज़्यादा होती है, टी प्लांट लगा करके, यहाँ अनानास की खेती बहुत ज़्यादा होती है, तो अनानास प्लांट लगा करके, यहाँ केला की खेती ज़्यादा होती है, केला का चिप्स वगैरह बना करके, उसका हलवा वगैरह बना करके, नई नई इस तरीके तकनीक
से ये करके खड़ा करके लोगों को इस मतलब इलाके रोजगार आगे- यहाँ मिल सकता जी, है। रोजगार पैदा कर सकता हूँ। वो हमारे पास खाका है, हमारे साथ मेरे बैक में, मेरे सब पीछे बैक सपोर्ट में बहुत बड़े प्रोफेशनल्स का एक टीम है जो मुझे हर तरह की मार्गदर्शन करता है, मुझे मोटिवेट करता है, मुझे पीछे से पुश करते हैं। मेरे पूरे इंटरनेशनल लेवल पे मेरे साथी लोग रहते हैं, मेरे सीनियर्स रहते हैं जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं और मुझे मार्गदर्शन करते हैं। तो जब मैं अगर इक़्तिदार में आता हूँ, अगर ठाकुरगंज के विधानसभा के लोग अगर मुझे यहाँ अपना एमएलए चुनता है, तो मुझे यहाँ नई नई चीज़ को काम करने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। आज भी हम लोग simanchalindia.com के माध्यम से बहुत सारी रोजगार पे अभी काम कर रहे हैं। अभी मक्का प्रोसेसिंग प्लांट के लिए भी प्रपोजल हम लोग डीएम साहब को दे चुके हैं, आप भी साथ में गए थे। तो इस तरह की चीज़ों पे काम कर रहे हैं। तो असद इकबाल एमआईएम के कार्यकर्ता के तौर पर एक प्रत्याशी बनकर के मैदान में कूद चुके हैं। अगर एमआईएम पार्टी आला कमान असद इकबाल को टिकट ना दे तो क्या ऐसी परिस्थिति में असद इकबाल बागी कैंडिडेट के तौर पर ठाकुरगंज से आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं। मैं पार्टी आला कमान जो फैसला करेगी मैं उनके साथ हूँ, वो बेहतर फैसला करेंगे। मैं पार्टी का एक अधना सा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी को मजबूती दिलाने के लिए यहाँ काम कर रहा हूँ और पार्टी की प्रचार प्रसार में मैं लगा हुआ हूँ। पार्टी किसी को भी अगर वो अपना कैंडिडेट बनाती है, मैं उनके साथ हूँ। ऐसी परिस्थिति में असद इकबाल को आला कमान टिकट देती है तो क्या लगता है असद इकबाल अपने क्षेत्र के अंदर जीतने की कितनी प्रतिशत संभावना रखते हैं? इंशाअल्लाह पूरी तरह 100% जीतने की संभावना है, क्योंकि इस बार लोग मन बना चुके हैं एमआईएम की तरफ। और मेरी जो पहचान है, मेरी जो बेबाकी है, मेरी जो इनकलाबी सोच है, लोग इससे वाकिफ़ है। ठाकुरगंज विधानसभा के लोग, नौजवान तबका मेरे बहुत ज़्यादा फैंस हैं, मेरे बहुत सपोर्टर्स हैं, हमेशा मुझे इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। और सिर्फ ठाकुरगंज विधानसभा नहीं, पूरे सीमांचल के नौजवान साथी, तालीम याफ्ता पढ़े लिखे लोग मुझे साथ दे रहे हैं। और इंशाअल्लाह मैं इंशाअल्लाह अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो इंशाअल्लाह मैं ये सीट निकालने में कामयाब होऊंगा। तो जी, हम बात कर रहे थे ठाकुरगंज विधानसभा अंतर्गत एक नौजवान और नौजवानों के दिल के धड़कन भाई जनाब असद इकबाल साहब से, जिन्होंने कहा है कि एमआईएम का मैं एक कार्यकर्ता हूं और एक मजबूत तरीके से यहाँ पर चुनाव लड़ने की ख्वाहिश रखता हूं। अगर एमआईएम पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा और मजबूती के साथ लड़के इस सीट को निकालने की 100% यकीन रखता हूं। और रही बात अगर पार्टी मुझे टिकट किसी कारणवश नहीं देती है या आला कमान के नज़र में मैं अच्छा नहीं होता हूं, तो फिर भी मैं पार्टी का काम करके यहाँ के टिकट को निकालने के लिए भरपूर कोशिश करूँगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, शुक्रिया।